जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि भारत का प्रोजेक्ट 75I अब और डिले हो सकता है। दरअसल ये बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि वजह बना है स्पेन की कंपनी नवंतिया। क्योंकि दोस्तों, नवंतिया के द्वारा जो AIP टेक्नोलॉजी है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई है, और ये जो AIP टेक्नोलॉजी है वो P75I का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज भी है। और ऐसे में भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ये सिंगल वेंडर सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न हो और किसी भी तरीके की कोई कानूनी बाधा आए। इसी वजह से भारत सरकार इसे थोड़ा और डिले कर सकती है। बात साफ हो जाती है कि नवंतिया अभी फिलहाल AIP क्राइटेरिया को पूरा करने में असमर्थ है, और इसी वजह से AIP टेक्नोलॉजी पर एक बहस भी छिड़ गई है। क्योंकि लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में प्रगति संभावित रूप से भविष्य में पनडुब्बियों को बेहतर पानी के नीचे इंड्योरेंस प्रदान करती है। कहा जा रहा है कि जब तक नवंतिया AIP टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर देती तब तक इस प्रोजेक्ट में देरी रहेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के तहत स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स का निर्माण 32 महीनों के अंदर पूरा करना होगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उसका इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस एट लेवल और एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेशन भी शामिल है, जिसके लिए 15 से 20 महीनों का सपोर्ट भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और फिलीपींस अपने डिफेंस संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में फिलीपींस की नौसेना, फिलीपीन कोस्ट गार्ड और डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के हाई लेवल डेलीगेशन ने हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALS ध्रुव का परीक्षण किया और उन्होंने इसकी सॉर्टीज भी की। कहा यह जा रहा है कि ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर की बिक्री को लेकर भी बातचीत शुरू हो रही है, और HAL पहले ही फिलीपीन की सेना और वायुसेना दोनों को ही ध्रुव की पेशकश कर चुका है। अभी देखना बाकी है कि जो फिलीपीन का ये जो डेलीगेशन है वो किस समझौते पर पहुंचता है। क्या वो इस ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेगा या नहीं, ये बात तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता उनकी तरफ से देखी जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने 16 मई से 30 मई 2024 की अवधि के लिए नोटम वार्निंग जारी की है, और इस नोटम का जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो 330 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कि किसी मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस दौरान सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो ने जोरावर लाइट टैंक के डिजाइन पर सीधे एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जिसे DRDO के साथ वो लोग मिलकर बना रहे हैं। L&T डिफेंस बिजनेस और न्यू एज स्मार्ट टेक्नोलॉजी बिजनेस के CEO और MD के सलाहकार ने बताया कि जोरावर लाइट टैंक K9 वज होविजर से चेजिस या फिर हल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि K9 वज्र जो है वो साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, जिसे कि L&T के द्वारा भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत। इससे पहले रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जोरावर नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक से चेसिस डिजाइन का इस्तेमाल कर सकता है। अब कहा जा रहा है कि जोरावर का DRDO के द्वारा प्रदान किया गया बिल्कुल नया डिजाइन होगा। लाइट टैंक में एक आयातित यानी कि इंपोर्टेड इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, जबकि अधिकांश अन्य उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे, और इस कदम से घरेलू सामग्री को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर अपने सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस उपलब्धि में हैव्स प्लेटफॉर्म के साथ SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड को इंटीग्रेट करने की वैश्विक दौड़ में गैलेक्सी आई भी अब अपनी जगह बना चुका है। हैव्स प्लेटफॉर्म अनिवार्य रूप से लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में काम करते हैं, जो कि किसी विमान या फिर ड्रोन की तुलना में एक विस्तारित हवाई कवरेज प्रदान करते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया और कम्युनिकेशन रिले जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और SAR टेक्नोलॉजी दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और SAR को हैप्स के साथ इंटीग्रेट करने की क्षमता का ये एक नया स्तर भी खुल जाएगा। और SAR टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया है CC रडार का, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जिंदल डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली के लिए 3 mm की स्पेशल एलॉय स्टील शीट का सफल विकास और सफल वितरण भी किया, और ये डेवलपमेंट भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भी है। जिंदल डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्पेशल स्टील शीट उड़ान के दौरान आने वाले अत्यधिक उच्च दबाव और उच्च तापमान का सामना कर सकती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार सितंबर के मध्य तक शृंखला सुरंग पर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जो कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगी, जो कि सभी मौसमों के लिए एक रास्ता प्रदान करेगी, जो कि मौजूदा पहाड़ी दर्रों के चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार कर जाएगी। साथ ही ये परियोजना क्षेत्र में पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक लाभ लाने के लिए भी तैयार है और क्षेत्र की रणनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण, जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करता है। इस तरीके की जो सुरंग है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूपी एटीएस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है, जो कि गोवा नेवल शिपयार्ड में पार्ट टाइम वर्कर था। इसका नाम राम सिंह है। इस एजेंट ने दोस्तों पाकिस्तान को इस शिपयार्ड से जुड़ी कई जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, वहां की फोटोज तक उन्हें भेजी हैं और यूपी एटीएस ने दोस्तों इसे गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि और भी इसके साथ जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो एजेंट था दोस्तों, वो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में इंसुलेशन लगाने का काम करता था और पिछले 2 साल से अचानक राम सिंह के बैंक खातों में भारी मात्रा में पैसे आ रहे थे। जब जांच की गई तो पता चला कि नौसेना कई गोपनीय सूचनाएं ये पाकिस्तानी एजेंटों को दे रहा था। एक्चुअली दोस्तों, इस तरीके की खबरें अब आम हो गई हैं, डेटा लीक होना, एजेंटों का पकड़ा जाना। यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार को पहले तो सबसे महत्वपूर्ण कदम ऐसा उठाना चाहिए, यानी कि इस तरीके का दंड इन्हें देना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति दोबारा इस तरीके की कोशिश करने की सोच रहा है उसे 1000 बार सोचना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है। इसीलिए ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड अब बड़े स्तर पर 1000 पाउंड के थर्मो बैरक बॉम्ब्स का निर्माण करेगा और ये कदम तब सामने आया है जब उन्होंने पिछले साल इंडियन एयरफोर्स को 500 यूनिटें डिलीवर की थी। दरअसल यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड डीआरडीओ को ग्लाइड किट भी देगा, जो कि इन्हें टारगेट पर हिट करने से पहले 100 किलोमीटर तक पहुंचाएगी और इस तरीके से इसकी बेहतर स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और एयरक्राफ्ट से रिलीज करते हुए जो रिस्क है वो भी कम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना अपनी एक परियोजना जिसका नाम उद्भव परियोजना है, उसके तहत महाभारत काल के दौरान जो युद्ध हुए, इसके अलावा जो उस दौरान की जो प्रतिष्ठित सैन्य हस्तियां, उनकी वीरतापूर्वक कारनामे और शासन कला, इसके बारे में विस्तार से खोज कर रही है। उद्भव परियोजना का उद्देश्य ये है कि देश के रक्षा क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। यही नहीं, साथ ही साथ दोस्तों पुराणों, उपनिषदों, वेदों और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों की गहराई से पड़ताल भी सेना के द्वारा की जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा महाभारत के युद्ध, मौर्य, गुप्त और मराठा शासनकाल के समय की जो घटनाएं थी उनका भी अध्ययन किया जाएगा, जिसने हमारे देश यानी कि भारत की समृद्ध सैन्य विरासत को एक बड़ा आकार दिया। यही नहीं दोस्तों, चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में जो युद्ध कला और शासन व्यवस्था और राजनीति है, उसी समय जो कई गूढ़ विषय हैं उन पर भी विचार प्रकट किए जा रहे हैं। बहुत चीजें दोस्तों जो हमारे ग्रंथों में छिपी हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नाइजीरिया तेजस फाइटर जेट को खरीद सकता है, लेकिन दोस्तों नाइजीरिया के पास पहले से ही 3 JF-17 फाइटर जेट हैं। आपको बता दें कि नाइजीरिया करीबन 15 फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है। भारत ने अपने LCA तेजस फाइटर जेट को उनके सामने पेश किया है। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा फाइनेंशियल ऑफर भी भारत ने नाइजीरिया को दिया है, जिसमें कि लाइन ऑफ क्रेडिट वो भी कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात का भी आश्वासन दिया गया है। वहीं दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारत को ये 15 विमानों का ऑर्डर मिलता है तेजस फाइटर जेट का, तो इन्हें 2 से 3 सालों के अंदर नाइजीरिया को डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि HAL तेजस के लिए कई मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को ऑपरेट भी कर रहा है। इसके लिए नए ऑर्डर के लिए कोई अतिरिक्त जो असेंबली लाइन है उसे नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि भारत ने उसे एक आकर्षक फाइनेंशियल पैकेज दिया है, जिसमें कि फाइटर जेट की खरीद करने पर चीन के समान 6 से 8% रेंज की तुलना में काफी कम ब्याज दरों के साथ क्रेडिट लाइन भी शामिल की गई है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानी JF-17 और LCA तेजस की कीमतें लगभग समान है। बहुत फायदे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि नाइजीरिया फिलहाल कोई ऑर्डर भारत को तेजस फाइटर जेट का देगा। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी उसने ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए इटली की कंपनी के ट्रेनर्स जेट्स को चुना था। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, इसीलिए अभी हम कुछ जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तेजस फाइटर जेट बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के पास नहीं आ जाते और ये अपने आप को वॉर प्रूवन नहीं करते, तब तक तो हमें सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना को अब एक बड़ा डर सताने लगा है। वजह साफ है कि चीन की कंपनियां भारतीय बाजार की वजह से, यानी कि इन बाजारों को अपनाने के लिए फिर से यहाँ पर अपनी पैड बनाने के लिए मेक इन इंडिया मॉडल को अपना रही है, और इस तरीके से ये जो चीनी कंपनियां हैं वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। चाइना दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, आप सब जानते हैं।
और पश्चिमी देशों की कंपनियां भारत की ओर भी रुख कर रही हैं, जिससे चाइना की कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। चीन और भारत के बीच 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी तो उसके बाद से तनाव बना हुआ है। विवाद अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन दोस्तों अब चीनी कंपनियां एक बड़ा अवसर देख रही हैं, यानी कि चीनी कंपनियां भारत को नहीं छोड़ पा रही हैं। भारत के एफडीआई पर सख्ती के बावजूद भी चीन की कंपनियां तीसरे देश के रास्ते भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसके 3 कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला, चाइना के पास इस समय विनिर्माण की क्षमता जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। घरेलू बाजार उनका सिकड़ा हुआ है। चीन के बाजार में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कई कंपनियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में उनके पास केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कूदने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भारत का बाजार का आकार काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए चीनी कंपनियां इसे इग्नोर नहीं कर पा रही हैं। चाइना की कंपनियों के पास भारत जैसे बाजार का कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा कारण है कि प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वे पश्चिमी देशों के बजाय भारत को ही सूट करते हैं। इसी वजह से दोस्तों चीनी कंपनियों को लगता है कि भारतीय बाजार में उनका भविष्य अच्छा है। चाइना के भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि भारत ने जो प्रतिबंध लगाए हैं चाइना के ऊपर, उससे चाइना के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दोस्तों चीनी कंपनियों का विद्रोह भी चाइना की सरकार के खिलाफ हो सकता है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।